एक ऐसा केस जिसने हमारे संविधान को बचाया। अगर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है तो किस हद तक कर सकती है, पर आपको वो चीज वो टॉपिक कभी समझ में नहीं आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी दोनों क्वेश्चन का आंसर इस केस में दिया था। एक ऐसा केस जिसने फाइल किया था, वो पार्टी तो हार गई लेकिन हर लॉ स्टूडेंट को ये केस पता होता है। एक ऐसा केस जिसने हमारे संविधान को बचाया, एक ऐसा केस जिसने लोगों के फंडामेंटल राइट्स को जिंदा रखा। तो मैं बात कर रही हूँ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो मैंने ना बहुत सारे वीडियो देखे इस केस को समझने के लिए, बट मुझे कोई भी एक ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसमें इस केस की हिस्ट्री, फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स और जजमेंट्स को अलग अलग समझाएं। अब अलग अलग इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि फैक्ट्स तक आते आते आपको हिस्ट्री भूल जाए, जजमेंट तक आते आते आपको आर्ग्यूमेंट्स भूल जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो आप कितना भी वीडियोस देख लो, कितना भी पढ़ लो, समझ लो, पर आपको वो चीज, वो टॉपिक कभी समझ में नहीं आएगा। और आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। और इस वीडियो में मैं इस केस की हिस्ट्री, फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, जजमेंट्स को अलग अलग समझाऊंगी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी। और आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस केस से जुड़ा तो कोई डाउट नहीं होने वाला। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे इन फ्यूचर अगर कभी आपको सिर्फ इस केस की फैक्ट्स या हिस्ट्री या जजमेंट्स वगैरह देखना हो तो आप डायरेक्ट वहां स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये पूरा वीडियो देखो, जिससे आपको ये केस अच्छे से समझ में आ जाए। जिस केस को हम समझने वाले हैं तो ये जरूरी है कि पहले हम केस से जुड़ी कुछ बेसिक चीजें जान लें। देखो, केशवानंद भारती केस इंडिया का लॉन्गेस्ट चलने वाला केस था। इसकी प्रोसीडिंग 68 डेज तक चली थी और इसका जजमेंट जो था वो 703 पेज लंबा था। क्या सही है क्या गलत, ये जानने के लिए काफी सारे अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को भी कंपेयर किया गया था। अब आप कहोगे कि ये केस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो इसलिए क्योंकि इस केस में दो मेजर क्वेश्चंस उठाए गए थे। पहला ये कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और दूसरा ये कि अगर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है तो वो किस हद तक कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी दोनों क्वेश्चन का आंसर इस केस में दिया था। तो चलो इस केस को समझना शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है कि जब हमारा भारत देश ब्रिटिशर्स के अंडर था तो यहाँ पर एक सिस्टम लागू था, जमींदारी सिस्टम, जिसे जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। तो इस प्रथा के अंडर होता क्या था कि जो जमीनें होती थी वो मोस्टली जमींदारों के अंडर होती थी और बाकी जो लोग होते थे वो लैंडलेस लेबर होते थे। तो इस प्रथा के कारण लोगों के साथ इनजस्टिस होता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो ये सारी चीजें उस समय पे प्रचलित थी। और जमींदारी प्रथा के अलावा भी काफी सारी ऐसी प्रथाएं, ऐसे सिस्टम्स लागू थे जिसकी वजह से लोगों के साथ इनजस्टिस होता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हर स्टेट की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ऐसे रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं जिससे ये चीजें, ये प्रथाएं हटाई जा सके और लोगों को राहत मिल सके। और ऐसा ही कुछ सोचकर केरला गवर्नमेंट भी एक एक्ट लेके आती है। लेकिन ये जो एक्ट है ये लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता था कि कौन कितनी प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। सिंपल तरीके से समझे तो ये लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट करता था। अब केरला गवर्नमेंट क्या करती है कि इस एक्ट के अंडर केरला में एक मठ था, एडनीर मठ, उसको एक्वायर कर लेती है। तो इस मठ के जो चीफ थे, उनके हेड थे केशवानंद भारती, वो इस एक्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो एक्ट है ये सिटीजन्स के प्रॉपर्टी राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है और इन कुछ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। अब ये आर्टिकल्स कहते क्या है, इन्हें जानने के लिए आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। देखो, हमारे भारतीय संविधान का ही एक आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो चाहे तो भारतीय संविधान को कैसे भी अमेंड कर सकती है और पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है। और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कई बार क्वेश्चन उठा है कि क्या पार्लियामेंट सच में भारतीय संविधान को कैसे भी अमेंड कर सकती है और क्या सच में पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है। और इसी क्वेश्चन का आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के कुछ केसेस में कहा था कि पार्लियामेंट के पास ही पावर जो है वो अनलिमिटेड नहीं है और पार्लियामेंट की इस पावर पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए। अब पार्लियामेंट को कोई काम करने से रोका जाए तो वो कहाँ चुप बैठने वाली है। तो अपने ऊपर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए पार्लियामेंट ये कुछ अमेंडमेंट्स पास करती है। अब ये अमेंडमेंट्स कहते क्या है, ये जानने के लिए आप डिटेल स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। मैं बात करूंगी सिर्फ 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। देखो, वैसे तो इस केस में तीनों ही अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया था, लेकिन मैं 29th अमेंडमेंट इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तहत पार्लियामेंट ने सारे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 9th शेड्यूल में कोई भी एक्ट या कुछ भी चीजें डाली जाती हैं तो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। और इससे क्या हुआ कि जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट थे उनको किसी भी टाइप की क्वेश्चनिंग से इम्यूनिटी मिल गई थी, मतलब उन पर अब किसी भी टाइप के क्वेश्चंस नहीं उठाए जा सकते थे और ना ही उन्हें कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस केस की दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट्स को। तो पहले डिस्कस करते हैं पिटिशनर साइड्स के आर्गुमेंट्स को। तो
पिटिशनर का जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को जो पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो अनलिमिटेड नहीं है बल्कि वो लिमिटेड पावर है। तो पार्लियामेंट अपने मन से जितना भी चाहे, जैसे भी चाहे, किसी भी प्रोविजन को अमेंड नहीं कर सकती। इनका दूसरा पॉइंट ये था कि हमारे भारतीय संविधान में लोगों को जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, और ये जो अमेंडमेंट्स लाए गए थे ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, जो कि एक गलत एक्ट है। वहीं रिस्पोंडेंट का कहना ये था कि पार्लियामेंट को जो पावर दी गई है ये संविधान ने खुद दी है और ये पावर अनलिमिटेड पावर है, और इस पावर का यूज करते हुए हम जो संविधान में चेंजेस करते हैं वो सोसाइटी की नीड्स को देख के करते हैं, सोसाइटी की सिचुएशंस को देख के करते हैं, और अगर ऐसी पावर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए तो सोसाइटी की नीड्स को कभी फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे। क्या आपको पता है कि इस केस में 13 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इस केस का जजमेंट आया था 7-6 की मेजोरिटी से। तो चलिए इस केस के जजमेंट को भी समझते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस केस में मेजर 2 क्वेश्चंस उठे थे कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है तो किस हद तक कर सकती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कुछ इस प्रकार दिया। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के जजमेंट गोलकनाथ केस के जजमेंट को ओवररूल कर दिया था, जिसमें ये कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। इसके साथ ही 24th अमेंडमेंट जो चैलेंज किया गया था इसे भी वैलिड ठहराया, जो ये कहता था कि पार्लियामेंट जैसे भी चाहे संविधान को अमेंड कर सकती है। तो ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। वहीं दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये तो सच है कि पार्लियामेंट के पास जो संविधान को अमेंड करने की पावर है वो अनलिमिटेड है, लेकिन इस पावर को यूज करते समय पार्लियामेंट संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनको इंटरफेयर नहीं कर सकती, और यहीं से आया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को डिटेल में समझना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 25th और 29th अमेंडमेंट को भी वैलिड बोला, लेकिन इसके साथ ही एक चीज ये भी बोली कि अगर कोई लॉज, कोई एक्ट ऐसे हैं जिन्हें 9th शेड्यूल में डाला तो जा रहा है लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को इंटरफेयर करते हैं तो उन्हें क्वेश्चन किया जा सकता है, उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको अब ये केस नहीं भूलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगला जजमेंट कौन सा समझना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।